हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आराधना की दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने आप लोगों को स्वर के बारे में पढ़ाया हुआ था और उसके वर्गीकरण पढ़ाए हुए थे। आज हम आप लोगों को व्यंजन पढ़ाने जा रहे हैं और व्यंजन का जो वर्गीकरण है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है इसको, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसको पढ़िए। व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन समझिए कि व्यंजन कहते किसे हैं। व्यंजन की परिभाषा इसको समझिए। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्णों में आ स्वर विद्यमान रहता है। इसके बिना व्यंजन वर्ण अधूरे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यंजन वर्ण है आपके, उसमें आ स्वर विद्यमान रहता है। जैसे आप लोग बोलते हैं व्यंजन में, जैसे का वर्ग को लीजिए, आप बोलते हैं का, तो क्या निकला? आ, छोटा आ निकलता है बोलने पे। का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब में आ इस तरीके से आ रहा है ना। तो यही इसी को बताया गया है कि आ स्वर विद्यमान रहता है, इसके बिना व्यंजन वर्ण अधूरे हैं। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो पहले स्वरों की संख्या, इसको लिखिए, परंपरागत रूप से व्यंजन, स्वर नहीं, परंपरागत रूप से व्यंजन को ऐसे भी लिखा जाता है शुद्ध रूप में, ठीक है। तो परंपरागत रूप से व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई थी, 33 मानी गई, परंतु अब द्विगुण व्यंजन वर्णों को जोड़कर इनकी संख्या द्विगुण व्यंजनों को जोड़कर इनकी संख्या 35 हो गई है। द्विगुण व्यंजन कल हमने आप लोगों को बताए थे, कौन से होते हैं? डा और ड़ा, जिसके नीचे बिंदियां होती हैं, ये आपके क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इसको पढ़िए। व्यंजन की परिभाषा: स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्णों में आ स्वर विद्यमान रहता है, इसके बिना व्यंजन वर्ण अधूरे हैं। परंपरागत रूप से व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई, परंतु अब द्विगुण व्यंजन वर्णों को जोड़कर इनकी संख्या 35 हो गई है। द्विगुण व्यंजन आपके ढा और ढ़ा हैं, ठीक है। अब इसका वर्गीकरण इसको 3 भागों में किया गया है।
3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला समझिए स्पर्श व्यंजन। इसको समझिए, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। किसी व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर मुख के किसी विशेष भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंतय, ओष्ठ अर्थात ओंठ, किसी विशेष भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंतय, ओष्ठ आदि से निकले या स्पर्श करते हुए बाहर आए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। फिर से समझिए इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, किसे कहते हैं, किसी व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर मुख के किसी विशेष भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंतय मतलब दांत, ओष्ठ यानी ओंठ आदि से निकले या स्पर्श करते हुए बाहर आए, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आप इनको भागों को समझिए। जैसे पहला है आपका कंठ, फिर है आपका तालु, फिर है मूर्धा, फिर है दंत, फिर आपका ओष्ठ। ठीक है, तो ये कौन कौन से कंठ में क्या आएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा। सॉरी, इसमें होगा आपका तालु, चा, छा, जा, झा, इया। फिर है आपका टा, ठा, डा, ड़ा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, घा और मा। ठीक है, का वर्ग में कौन से आएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा। तालु में चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धा टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। दंतय ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ पा, फा, बा, भा, मा। ये हैं आपके किसी विशेष भाग मुख के। ठीक है, ये मुख के भाग है, इसको समझिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके पूछे जाते हैं पेपरों में कि जैसे कि कंठ वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप लिखिएगा का, खा, गा, घा, अंगा। और आपसे पूछा ये भी जाता है कि अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, तो इसको आज हम आपको थोड़ा समझा दें। जैसे आप सबसे पहले समझिए घोष और अघोष। तो अघोष वर्ण जो होते हैं, अघोष वर्ण होता है कंठ वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर, यानी कि ये पहला अक्षर और द्वितीय अक्षर प्रत्येक वर्ग का पहला
वर्ण और द्वितीय वर्ण, जैसे का और खा, ये आपके हो गए अघोष वर्ण। और अगर आपसे पूछा जाए कि घोष वर्ण कौन से होते हैं तो उसको समझिए। जो घोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आपका क्या होता है, घोष वर्ण होता है। ठीक है, पहले तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना कि कंठ वर्ग में कौन से आते हैं, तालु में कौन से आते हैं, और आपके मूर्धन्य में कौन से आते हैं, दंत में और ओष्ठ में। ठीक है, जिसको आप लोग इसको अच्छे से रट लीजिए। और अघोष वर्ण अगर आपसे पूछे जाए तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और द्वितीय वर्ण। ठीक है, पहला और द्वितीय, जैसे कि आपका है का और खा। अगर आपसे घोष पूछा जाए तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा लिया जाता है, वर्ण तीसरा चौथा पांचवा। ये तो हो गए आपके अघोष वर्ण और घोष वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए अल्प प्राण और महाप्राण तो यही समझ लीजिए, जैसे है अल्प प्राण, ये आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। अल्प प्राण, इसमें आपका लिया जाता है पहला, प्रत्येक वर्ग से क्या लिया जाता है, पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण इसको लिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा होता है वो वर्ण, पहला तीसरा पांचवा, ये आपके कौन से है, अल्प प्राण। जैसे कि उदाहरण आप समझिए, उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। का वर्ग जैसे हमने लिया, तो जैसे अल्प प्राण पूछा गया है, तो इसमें जैसे का वर्ग का क्या हो गया, जैसे पहला तीसरा पांचवा, तो का हो गया हमारा पहला, खा हो गया दूसरा, और गा हो गया हमारा तीसरा, और फिर क्या गया, का खा गा और घा और अंगा। ठीक है, देखिए ऐसे लिखिए, का खा गा घा अंगा, तो ये पहला तीसरा और पांचवा। ठीक, ये हमारे हो गए अल्प प्राण। अगर आपसे पूछा जाए महाप्राण तो महाप्राण को भी समझिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, चौथा वर्ण, उदाहरण समझिए इसका महाप्राण का। कहा गया है दूसरा और चौथा, यानी कि हमारा क्या हो गया, का हो गया, और चौथे नंबर पे क्या हो गया, घा, नहीं सॉरी, दूसरा और चौथा, तो ये हमारा खा हो गया दूसरा और चौथा हो गया हमारा घा, तो ये हमारे कौन से हो गए, महाप्राण हो गए। तो इसको समझिए फिर से। स्पर्श व्यंजन, किसी व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर मुख के किसी विशेष भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंतन, ओष्ठ आदि से निकले या स्पर्श करते हुए बाहर आए, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ में हमारे काका गागा अंगा, तालु में चाचा चाचा इया, मूर्धा में टाठा डाठा णा, दंत में ताता दादा ना, ओष्ठ में पापा बाबा माँ। ठीक है, और अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला और द्वितीय वर्ण हमारे कौन से होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। और जो घोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो होते हैं पांचवा वर्ण, ये हमारे क्या होते हैं, घोष वर्ण। अल्प प्राण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग में पहला और तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये हमारे महाप्राण होते हैं। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि हमेशा एग्जाम्स में ये प्रश्न जरूर आते हैं। अल्प प्राण महाप्राण कौन से हैं, सघोष कौन से हैं, और अघोष वर्ण कौन से हैं। ठीक है, तो ये पहला हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा पढ़िए, दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और
व्यंजनों के बीच स्थित हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन कौन से कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों, ये कौन से वर्ण होते हैं, जो स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं। इनका वर्ग समझिए, जैसे कि या अंतस्थ व्यंजन कौन से हमारे होते हैं, या, रा, ला और वा। तो या हमारे किस वर्ग में आते हैं, तालव्य में आते हैं, अर्थात उच्चारण स्थान क्या है इनका, तालु है। रा जो है वर्तस्य, ये किस में आते हैं, दंतमूल और मशूरा। और जो ला है ये भी वर्तस्य में आता है, दंतमूल मशूरा। वा जो है वो दंतोष्टय ऊपर के दांत, ठीक है, दंतोष्टय ऊपर के दांत। और ये इसको कहा जाता है सघोष अल्पप्राण, ये किस में आते हैं, वह सघोष और अल्पप्राण में आते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, जिन, ये हमारा तीसरा है, ठीक है, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अब तीसरा है हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसको समझिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी विशेष भाग आपने हमने आपको बताया था ना, ये भाग है, तो विशेष भाग से होकर घर्षण या रगड़कर या फिर ऊष्मा पैदा करे तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। वो हमारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अर्थात किसी विशेष भाग से होकर घर्षण करे या रगड़ कर या ऊष्मा प्रदान करे या गर्मी पैदा करे, तो उन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन से होते हैं, जैसे कि श, श, स और हा। तो इसका जो स्थान है, उच्चारण स्थान क्या है, शा का तालव्य है, और जो खटकोण वाला शा है उसका जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धन्य, और जो सा है वो है हमारा वर्तस्य, और जो हा है वो हमारा क्या है, स्वर यंत्रीय स्वर यंत्र। ये कंठ के भीतर स्थित है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वर यंत्री स्वर। और ये जो हमारे शा, शा, सा, ये जो तीन है हमारे, ये क्या हमारे कहे जाते हैं, अघोष महाप्राण। ये हमारे क्या कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं अघोष महाप्राण। और ये जो हा है, स्वर यंत्री स्वर यंत्र, जो कंठ के भीतर स्थित है, इसको हम कहते हैं सघोष महाप्राण। इसको हम कहते हैं सघोष महाप्राण, ठीक है। जरा फिर से समझिए इसको, अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हमने आपको वर्ग बताए कौन से, यार अलावा इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, दंतमूल, मशूरा, दंतमूल मशूरा वर्तस। ये ला किसमें आता है, वर्तस में आता है। वा दंतोष्ठ्य ऊपर के दांत में आता है। और इसको ये समझिए कि इसको कहा जाता है सघोष अल्पप्राण, ठीक है, इसको सघोष अल्पप्राण कहा जाता है। ये जो तीनों है, ये है या, रा, ला और वा, नहीं, या, रा, ला, ये तीन जो है आपके, ये सघोष अल्पप्राण है। और ये जो दंतोष्ठ्य के ऊपर दांत है, ये आपका होगा घोष अल्पप्राण, ठीक है। और जो तीसरा है ये ऊष्म संघर्षी, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी विशेष भाग से होकर घर्षण या रगड़ कर ऊष्मा प्रदान करता है, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि शा, शा, सा, हा। शा हमारा तालव्य, शा हमारा मूर्धन्य, सा हमारा वर्तस्य और हा हमारा स्वर यंत्री स्वर यंत्र है, और इसको कहते हैं सघोष महाप्राण। और ये जो तीनों शा हैं, इसको कहते हैं अघोष महाप्राण।
ये आप लोगों को हम इसको आज क्रम बता देते हैं। जैसे आप लोगों को किसी को नहीं पता है वर्णमाला में कि पहले कौन सा श आता है, ठीक है। तो आज हम एक ऐसा वर्ड आप लोगों को बता रहे हैं जिससे आप लोगों को उसका क्रम याद हो जाएगा कि तीनों सा में सबसे पहले सा कौन सा आता है। तो उसका है, इधर समझिए आप, इसका ये जो वर्ड है वो आप लोग इसको याद कर लीजिए, शीर्षासन, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिए। ये एक वर्ड ऐसा है, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें सबसे पहले इस सा का प्रयोग किया गया है। देखो इस सा का प्रयोग किया गया, फिर हमारा खटकोण वाला श आया, फिर हमारा क्रम के अनुसार ये सा आया। तो ये हमारा क्रम है। वर्णमाला में आप जब भी देखेंगे तो इसी क्रम से श होते हैं। पहले श आएगा, फिर खटकोण वाला सा, फिर हमारा ये वाला सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा वर्ड है आप लोग इसको याद कर लीजिए, शीर्षासन। इसमें तीनों शा का प्रयोग किया गया है। और आज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका हिंदी व्याकरण आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।